पार्ट नंबर 5 के स्टार्ट में सारे क्वालिफाइंग मार्शल आर्टिस्ट्स को सेकंड हेड अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक टेक्निक को सिलेक्ट करना था जिस पर उनका सारा फ्यूचर कैरियर डिपेंड करेगा। फिर अंदर हॉल में जाकर सारे लोग बैठ जाते हैं और मेडिटेशन करके अपने लिए टेक्निक की तलाश करने में लग जाते हैं। श्याओफा भी अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर करता है। यहाँ पर बैठे सारे लोगों को कोई ना कोई स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे थे जिसकी बिना पर वो टेक्निक चूज कर रहे थे। शियाओफा को कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं कि वो बेसिक तलवारबाजी की टेक्निक चूज कर लेता है। फिर सारे लोग एक एक करके मास्टर को जाकर अपनी चूज की हुई टेक्निक के बारे में बताते हैं। ज्यादातर लोगों को काफी मुश्किल और टेक्निकल हाई स्केल टाइप के ऑप्शंस मिले थे। तो शियाओफा को तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही थी कि उसके हिस्से में बेसिक तलवारबाजी आई है। ये सुनकर बाकी सारे फेलोज उसका बहुत मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन सेकंड मास्टर शियाओफा को तसल्ली देता है कि बेसिक्स हैं तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो होती ही फाउंडेशन है। तुम दिल छोटा मत करो और अपनी टेक्निक सीखने पर तवज्जो दो। यहाँ पर हमें एक लड़की रुए शुई को भी दिखाते हैं जो कि शियाओफा के साथ काफी काइंड होती है और उसे टेक्निक एक्सचेंज करने की ऑफर भी करती है, जिससे शियाओफा फौरन मना कर देता है। सीरीज के पहले पार्ट में हमें ऐसा इंप्रेशन दिया गया था कि जैसे एम्परर के साथ शियाओफा का कोई ताल्लुक है, लेकिन अब हमें दिखाते हैं कि स्टार्ट में एम्परर के यहाँ जो प्रिंस पैदा होता है वो आजकल पवित्र पहाड़ी के राजा के पास डोया के साथ साथ ट्रेनिंग ले रहा है। यहाँ पर उसका नाम जाओ वुटियान बताते हैं। डोया और जाओ वुटियान अब वहाँ के टॉप स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, तो राजा उनके टैलेंट को चेक करने के लिए उनको पहाड़ी से नीचे जाकर बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले पर भेजने का फैसला करता है। यहाँ पर हमें ये भी दिखाते हैं कि जाओ वुटियान प्रिंस है तो उसमें एटीट्यूड भी प्रिंस जैसा ही होता है। एक लड़की होने की वजह से वो डोया को और उसकी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट भी करता है और ये बात डोया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जाओ वुटियान डोया से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो उसकी बजाय ज्यादातर टाइम अपने गांव के फ्रेंड्स हु और लॉन्ग के साथ ही रहा करती थी। जबकि लॉन्ग टाओ विलेज में भी सेकंड हेड आने वाली चैंपियनशिप के लिए स्टूडेंट्स की बहुत ही सख्त ट्रेनिंग करा रहा होता है। वहाँ शियाओ फा का जज्बा सबसे ही अलग होता है। वो एक दफा पहले भी अपनी पावर्स को खो चुका था, तो अब अपनी लाइफ में मिले इस दूसरे चांस को वो बेहतरीन तरीके से अवेल करना चाहता था। वो अब अपनी हिम्मत से भी बढ़कर ट्रेनिंग कर रहा होता है। शियाओफा पहले तो अपने हिस्से में आई बेसिक तलवारबाजी पर बहुत उदास था, लेकिन अब जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसे रियलाइज होता है कि टेक्निक्स में फाउंडेशन में मास्टर होना कितना इम्पोर्टेंट है। हर चीज इसी पर ही डिपेंड करती है। यहाँ पर शियाओ बाई भी उसे तलवारबाजी करने में कुछ टेक्निक सिखाने में हेल्प करती है। श्याओबाई फॉक्स प्रिंसेस थी, छोटी सी क्रिएचर थी, लेकिन वो हर चीज में माहिर थी और इसीलिए उसमें एटीट्यूड भी काफी ज्यादा होता है। अब लॉन्ग टाउ विलेज से 5 लोगों की एक टीम को चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट किया जाता है और अब उनका कैप्टन सिलेक्ट करने के लिए 2 लोगों का नाम लिया जाता है। एक तो चेन चेंग और दूसरा शियाओफा होता है। यहाँ पर शियाओफा कोई भी बहस किए बगैर टीम लीडर की पोजीशन चेन चेंग के लिए छोड़ देता है और अब यहाँ पर यह पता चलता है कि वो काफी मैच्योर भी हो चुका है। फिर रात को डॉक्टर हु चैंपियनशिप से रिलेटेड शियाओफा को कुछ टिप्स भी देते हैं और सबसे बड़ी टिप वो यही देते हैं कि फिर से किसी के धोखे में आकर अपनी पावर्स ना खो देना। फिर चैंपियनशिप पर जाने से पहले उनकी पूरी टीम अपने लिए हथियार खरीदने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनको हर चीज काफी महंगी लग रही होती है, लेकिन अच्छे हथियार नहीं होंगे तो वो जीत कैसे पाएंगे। यहाँ पर शियाओ बाई उनकी हेल्प करती है और हथियारों के बदले में उनको एक मैजिकल पत्थर ऑफर करती है और अब उसी की वजह से उन सारे लोगों को एक अच्छी क्वालिटी के हथियार मिल जाते हैं। इन मार्शल आर्टिस्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और अपनी स्किल्स को डिस्कवर करने के लिए मॉन्स्टर्स का बार बार मुकाबला करना पड़ता है। शियाओ फाबी रात को मॉन्स्टर्स की तलाश में अब निकला हुआ होता है। शियाओ बाई उसके साथ थी और वो शियाओ बाई से बातों बातों में कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो। तो शियाओ बाई कहती है, कौन तुम्हारी सिस्टर बनना चाहता है।
मॉन्स्टर्स ना मिलने की वजह से श्याओफा खुद को बहुत पावरफुल समझ रहा होता है कि सारे मॉन्स्टर्स मेरे करीब आने से डर रहे हैं। यहाँ पर श्याओ बाई उसे सबक सिखाने के लिए उससे थोड़ा दूर हट जाती है और अब श्याओफा को बहुत सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं जो पहले फॉक्स प्रिंसेस की मैजिकल पावर्स की वजह से करीब नहीं आ रहे थे। फिर यहाँ पर एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर श्याओफा फाइट कर रहा होता है जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बाकी सारे कंटेस्टेंट भी इसी तरह से मॉन्स्टर से मुकाबला कर करके अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सारे कॉन्टेस्टेंट ही फुल स्पिरिट में थे और अपनी अपनी जीत के सपने देख रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक नया करेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम यूटियान है और उसके माथे पर हमें वही पर्ल नजर आता है जैसा कि श्याओ फाका बचपन में हुआ करता था। इस चैंपियनशिप में कुछ इस तरह के रूल्स थे कि सारे कॉन्टेस्टेंट्स को जंगल में मॉन्स्टर्स के बीच छोड़ दिया जाएगा और वहां पर मॉन्स्टर्स को मार मार के उन्हें पॉइंट्स अर्न करने होंगे। यहाँ पर आंटी जाने से पहले सारों को एक छोटा सा मैजिकल बैग भी देती हैं जो कि जंगल में उनके कंपटीशन के बीच उनकी हेल्प करेगा। फिर अगले दिन सारे कॉन्टेस्टेंट्स चैंपियनशिप के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उनका ये कंपटीशन बहुत ही हिस्टोरिकल था क्योंकि उनके कंपटीशन वाला एरिया 100 साल में सिर्फ एक दफा ही खोला जाता था। वहां पर श्याओफा अपनी छोटी सी फॉक्स के साथ आया हुआ था जबकि कुछ और कॉन्टेस्टेंट्स को दिखाते हैं जो अपनी ताकत को दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े पेट्स के साथ वहां आए हुए थे। यहाँ पर यूटियान एक बहुत बड़े बीस्ट पेट पर बैठ कर आता है। ये यूटियान दरअसल उसी लड़की यूए शुए का भाई था जिसने श्याओफा का पर्ल चोरी किया था, धोखे से हासिल कर लिया था। अब श्याओफा का ही पर्ल यूज करके यूटियान इतना ताकतवर हुआ हुआ था। श्याओफा को वही यादें दोबारा से आने लगती है कि किस तरह से उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी। ये सब कुछ याद करके वो अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और कहता है कि मेरे लिए ये कंपटीशन बदला लेने का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। इतने में वहां पर मॉन्स्टर्स साबे इतने में वहां पर मॉन्स्टर्स सारे कॉन्टेस्टेंट्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन श्याओ बाई के साथ होने की वजह से कोई भी मॉन्स्टर उनकी टीम पर अटैक नहीं करता और यहीं पर ही पार्ट 5 खत्म होता है।